जिनका इंटरव्यू हमने एक बार पहले भी किया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी DFCCIL वालों का एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया कुछ बताओ लास्ट टाइम पे कि किस तरीके से पेपर आता है। और मैक्सिमम जो उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रेलवे हिस्ट्री को लेके आ रहे हैं कि जो 10 मार्क्स का जो पोर्शन है उसे किस तरह से कवर करना है और कितनी कट ऑफ रहती है। इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट्स हैं। तो आज हमारे साथ जुवेरिया है, जो आप लोगों को शायद जो पहले बच्चे हैं उन लोगों को तो पता होगा। तो एक बार मैं इनसे कहूंगा कि ये छोटा सा इंट्रो देंगी, और उसके बाद हम आपके एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप इस CBT 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कुछ पता चला है डेटा से कि इस बार ज्यादा फॉर्म भी नहीं है और वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो आप लोग आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी रहती है तो। और अगर आप पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, तो ये 10 से जो 12 दिन आपके पास हैं, इसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से बूस्ट दे सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुबेरिया, आप छोटा सा अपना इंट्रो दीजिएगा और उसके बाद फिर एग्जाम के बारे में बताइएगा कि कितनी टाइप की पोस्ट है, किस तरह से एग्जाम रहने वाला है। तो प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। और हाँ, एक बात और, इन्हें थोड़ा सा रामबाण नुस्खे टाइप जो होते हैं ना, मतलब जैसे कि कहते हैं लास्ट टाइम पे जो चीज काम आती है वो वाली चीजें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो तो आपको पता है, तो प्लीज जरूर से जरूर बता दीजिएगा जिससे कि इन लोगों का थोड़ा भला हो जाए और अच्छे से, क्योंकि सिलेक्टेड लोगों की जो चीजें होती हैं वो ऑथेंटिक चीजें हैं और उन लोगों को पता है कि हाँ भाई किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज आप स्टार्ट करिए बताना हमारे बच्चों को कुछ। हेलो भैया। आप इतने डेडिकेटेड हैं बच्चों के लिए, और आई होप कि बच्चे इसका फायदा उठाएं। देखिए, अगर फॉलो करेंगे तो जितने भी मार्क्स आ रहे थे उससे बेटर तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैं थैंक भैया यू सो मच, आप हमारे साथ आई 2022 हो में इसके लिए भी। 2022 में भैया मैंने ज्वाइन किया था DFC। तो अभी अच्छा। अराउंड जुलाई में मुझे 1 ईयर हुआ है। अच्छा, एक साल हो एज अ गया। जूनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था मैंने। एग्जाम एग्जीक्यूटिव का भी दिया था, रिटर्न क्वालिफाई हो गया था उसका भी, बट साइको में अच्छा, थोड़ा रह गया था पर्सनैलिटी में। ठीक ठीक। तो अभी इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है ना वो तो पहले से चेंज हो गया है। पहले तो सिंगल CBT था, इस बार 2 स्टेज कर दिया है। आपका प्री अच्छा, भी है और फिर मेंस भी, समझ लो इस तरह से, CBT 1 और CBT 2। ठीक तो है। अभी जो CBT 1 है वो तो स्क्रीनिंग है कि आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट में आपके ठीक, मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और सभी का सेम CBT होगा। सभी को देना होगा, चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव हो या आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हो। अच्छा। और हाँ, 23rd से शुरू हो रहा है, 25th तक रहेगा आपका। तो इसमें ठीक। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना वो तो मैथ और आपके रीजनिंग का है। हाँ, रीजनिंग के 30 30 क्वेश्चन क्वेश्चंस है। मैथ के आएंगे, 30 नहीं। के। फिर अच्छा आपका अच्छा। साइंस है। हाँ हाँ, ठीक, सही बोल आपका रहे हो आप। 15 क्वेश्चंस रहेगा साइंस का। और 15 क्वेश्चन जीके का। 15 क्वेश्चंस रहा आपका GK का। हाँ, फिर आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा। CBT 1 में तो 10 क्वेश्चंस का रेलवे हिस्ट्री और DFC का। अच्छा, तो ये जो मेन चीज है, देखिए हिस्ट्री, ये तो सब रेलवे हिस्ट्री वाला जो पार्ट है यही बच्चों के लिए थोड़ा सा बना हुआ है परेशानी का कारण, क्योंकि बाकी चीजें तो ये लोग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, उसकी भी बात करूंगा मैं आपसे, लेवल पूछूंगा किस लेवल का आता है। बस बच्चे को इशारा काफी है, पढ़ने वाले को उसे ये पता चल जाए कि हाँ भाई किस लेवल का पेपर आता है, तो बाकी चीजें वो अपने आप कर लेगा। और बाकी इनके साथ प्रीवियस ईयर मैं सेंड कर दूंगा, ये लोग देख लेंगे अपने प्रीवियस ईयर को। तो आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि रेलवे की और DFC की हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और क्या इन 10 मार्क्स के पीछे बच्चे को मतलब पढ़ना चाहिए, या इसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्शन रह जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके। तो क्या करना है इस 10 मार्क्स का और कहाँ से कवर कर सकते हैं? फिर CBT 1 में तो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है इसे लेकर के, क्योंकि इन्होंने जो वेटेज है काफी कम किया है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो अगर आप ऊपर ऊपर का थोड़ा कोर भी पढ़ लेते हो ना, रेलवे हिस्ट्री का और DFCCIL की हिस्ट्री का, तो भी क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। कि जैसे आपके रेलवे में ना इंस्टीट्यूट होते हैं, रेलवे की जोन्स हो गई, फिर आपके जो फैक्ट्रीज होते हैं, ये सब मेन मेन पढ़ लिया। DFCCIL का एस्टेब्लिशमेंट पढ़ लिया,
कौन से प्लान में आया था, कितना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में पढ़ लिया, WDFC के बारे में थोड़ा डाटा पढ़ लिया। बस ज्यादा अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अभी अगर थोड़ा थोड़ा भी टाइम देंगे ना तो अभी टाइम है, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये रेलवे जोन से रिलेटेड या ICF जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हाँ हाँ, ये तो सेंटर पॉइंट है, मतलब का अच्छे से पूछे जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो गया, कौन सी अच्छा फैक्ट्री कहाँ पे है, ये सब पूछा जाता है। अच्छा अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पहली वंदे भारत कब चली, या ये इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत हाँ चर्चा में है। बिल्कुल, आपके वंदे भारत ट्रेन हो गया, जो और कई तरह की ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है उनके बारे में पढ़ लिया। 10 क्वेश्चन है, कितना वो पूछेंगे, इतना डीप में तो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो सभी के लिए वो डीप होगा। और वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग में ये ऐसा भी नहीं है कि आपको टॉप करना है, बेस्ट मार्क्स लाना है, इतना लाना है कि आप क्वालिफाई हो जाओ स्टेज 2 के लिए। हाँ, क्योंकि 20 टाइम्स स्टूडेंट लेने हैं तो इतना ज्यादा सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है जी कि सारा टाइम रेलवे हिस्ट्री पे ही लगा दो कि बाकी चीजें ना जी हो जी। पाए। अच्छा, तो हाँ, जुवेरिया CBT 2 के लिए पढ़ना होगा अच्छे से, लेकिन अभी तो इतना अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का फॉर्म भरा है, तो उसको तो फिर रेलवे हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी तो आती नहीं है। CBT 2 में उसका तो है नहीं रेलवे हिस्ट्री का कुछ भी। कि आप CBT किस 1 तो देना है उसे भी ना, CBT 1 तो देना ही है। हाँ, CBT 1 के लिए पड़ेगा वो। अच्छा, तो आप ये CBT बताइए। 1 सभी का सेम है। अच्छा अच्छा, तो अभी रेलवे हिस्ट्री अगर बच्चा करना चाहे, तो कोई ऐसी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हो 3-4 घंटे की, जिससे बच्चा कवर कर ले तो उसका काम हो जाए, ऐसा कुछ कंटेंट मिल सकता है? कहाँ से देखिए मिलेगा? अभी ना, देखिए पहली बार तो बच्चे भी एक्टिव हैं और सबको पता है ये पेनिसिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम काफी अच्छा चैनल है इसके लिए, अच्छा, DFCCIL के लिए। लास्ट DFCCIL के टाइम लिए। भी काफी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था, तो उन्होंने भी रेलवे हिस्ट्री और DFCCIL की हिस्ट्री कवर करी है। और अभी टेलीग्राम, अगर उतना टाइम नहीं है पढ़ने का तो टेलीग्राम पे भी कुछ PDF सर्कुलेट हो रही है, मतलब कि आप ग्रुप से जुड़ के उन PDF को भी कवर कर लो ना, तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे कि जो 10 मार्क्स हैं उसके लिए अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है, या मान लीजिए जैसे अभी यूथ वूथ की भी बुक आई है शायद, उसमें छोटी छोटी, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी PDF है हिस्ट्री की या कुछ, शायद पेनेशियप और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों ने ही प्रोवाइड करवा रखी हो, तो आप उस चीज को जाके देख लीजिए, हाँ, रेलवे और हिस्ट्री वाला भी पार्ट। कई सारे चैनल्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आप वो अभी वीडियो कवर कर सकते हैं तो वो कवर कर लिए जितनी कर पाए। अदरवाइज साथ में एक PDF कवर कर लिए, 2 PDF कवर कर लीजिए। कुछ एक है, एक दो 50-60 पेजेस की है, मैंने भी देखी थी, तो पढ़ सकते हैं। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर है उसमें भी। ठीक है, थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीच में पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है बच्चों के लिए। बच्चों की बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, ग्रुप डी वाले हमारे बच्चे हैं, उन्होंने भी DFC का फॉर्म फिल किया हुआ है, वो भी बार बार पूछ रहे हैं कि भैया हम क्या करें, हमारी बाकी चीजें तो कंप्लीट है, बस रेलवे हिस्ट्री पढ़नी है, तो अगर मान लीजिए होता है तो हम क्या करें, मतलब हम क्या, मतलब डिफरेंस क्या है, तो एक बार थोड़ा सा बताओ कि सैलरी वैलरी का डिफरेंस, मेन डिफरेंस है वो बता दो, और थोड़ा सा वर्क किस टाइप का होता है आप लोगों का, जिससे कि इन लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज में ही अभी कंफ्यूज है कि भैया हम पेपर देने जाएं भी या ना जाएं, तो नहीं, आप पेपर क्या अगर समझते हैं? भरा है भैया तो देना चाहिए। पेपर अगर फॉर्म भरा है तो देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और रही अच्छा बात डाउट की ज्वाइन करना नहीं करना, वो तो आप आगे देख ही सकते हो। जब आपने भरने के एफर्ट करा है तो उसको पेपर दे भी दो, प्रैक्टिस ही हो जाएगी आपकी। और रही बात सैलरी की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी भैया अराउंड बन जाती है 40 to 45,000 रुपीज, सारे अलाउंसेस मिला के। इन हैंड आपको, जैसे मुझे, मैं इलाहाबाद में रह रही हूँ कहीं, तो मुझे इन हैंड 45 के अराउंड आपका मिल जाता है, और अराउंड 50 बन जाती है सैलरी। तो सबका अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट इस बात को आप समझ रहे होगे बहुत अच्छे से, और डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा सा पता चल ही जाता है। और एक दूसरी बात यह है कि ग्रुप डी रेलवे की सबसे छोटी पोस्ट है, जबकि इनकी जो पोस्ट है इनसे नीचे MTS वाले काम करते हैं, ठीक है? तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का लेवल अपर है। एक बात मान के चलिए, इनका जो ग्रेड पे है लगभग 2400 या 2800 ग्रेड पे ये लोग काम करते हैं, और आप अभी 1800 ग्रेड पे हो, तो आप अपने आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा क्या है।
और एक डाउट और इन लोगों का है कि ये लोग कहते हैं कि भैया हम कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो ये लोग भी इनका डाउट रहता है बीच में। क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन ये थोड़ा सा यू है, डीएफसी पीएसयू की तरह काम करती है, डरने वाली बात नहीं है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बच्चों को डाउट रहता है। तो आप काम कर रही हो, आपको क्या लगता है? हाँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, पीएसयू 100% इसका ओनर रेलवे है और ये फ्यूचर में बेनिफिट ही देगा। इसीलिए इतना बड़ा फंड इसको बनाया गया है, एफर्ट किया गया है, तो नुकसान में तो नहीं हाँ, ये तो जाएगा और ग्रोथ ही होगा। और रही ग्रेड पे की बात, तो यहाँ पीएसयू का जो ग्रेड वाला आपका होता है वो आईडीए चलता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस चलता है, आईडीए पे स्केल चलता है। तो वहाँ पर लेवल चलता है आपका N5, N4, N3, E0, E1, E2 इस तरह से। तो तो जो ऐसे ही जूनियर आपका चलता है। एग्जीक्यूटिव का है जी, वो N5 है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, और एग्जीक्यूटिव का फिर N5 के बाद E0 आ जाता है। तो N5 ठीक आपका बेसिक 25,000 होता है, लेकिन ये ठीक ठीक अलाउंसेस पर्क्स मिला के सैलरी 40 के अराउंड पहुंच जाती है। ठीक ठीक। तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों को ये मोटिवेशन मिलेगा और वो लोग आगे तैयारी भी करेंगे, तो उनको पता रहेगा कि भाई हम कितनी सैलरी के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है बच्चों के लिए। और बाकी डीएफसीसी वालों के फ्लैट फ्लैट भी हैं ही, अदरवाइज अपनी जगह रहना चाहो तो अपनी जगह रह लो। उनकी भी तो मतलब जैसे रेलवेज देता है, इस तरह से आप लोगों के तो सब न्यू क्वार्टर वार्टर बने हुए होंगे। हाँ, नए क्वार्टर बने हैं, जैसे मेरे हमारे यहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्वार्टर्स, और कई स्टेशन पे बन चुके हैं, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक, चलिए, ये बात हो गई, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था ये। और अब हम आगे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ये बता दीजिए, बस थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप ये बताइए मैथ्स का लेवल क्या रहता है, मतलब किस एग्जाम से इसे कंपेयर कर सकती हो आप? जो आपने एग्जाम दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने सीएचएसएल दिया है, सीजीएल दिया है, तो किस एग्जाम से इसके एग्जाम को थोड़ा सा रिलेट कर सकती हो आप कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? सीजीएल में जैसे मैथ आती है ना, जैसे लास्ट टाइम दिया था तो काफी ठीक पेपर था, मैथ बहुत टफ नहीं थी। और इस बार तो 30 क्वेश्चन है मैथ के, पिछली बार तो मैथ का वेटेज बहुत कम था, मैथ और रीजनिंग का अभी के कंपैरिजन में। तो अभी पिछली मैथ पिछली 30 बार 12 क्वेश्चंस 30 आए थे मार्क्स मैथ का के। है, ठीक। ऐसे 12 या 18 करके थे। तो 18 रीजनिंग के इसमें थे। आपको मेंसुरेशन आता है एडवांस में, लेकिन ज्योमेट्री और अलजेब्रा इतना नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है अच्छा अच्छा। डीएससीसीआर के पेपर में। आपका अरिथमेटिक का वेटेज ज्यादा होता है और मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये बात समझ रहे होंगे कि मैथ्स पे आपको किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो एडवांस में मेंसुरेशन को अच्छे से देख लेना। बाकी देखो, आ तो कहीं से भी सकता है, लेकिन अगर पीछे का देखा जाए, जिस जिस एग्जाम को ये क्लियर करके आए हैं, तो पहले का ये पैटर्न रहा था। जैसे कि सबका अलग अलग रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करते हैं। रेलवे का भी यही है कि रेलवे भी ज्यादा चीजों के डेप्थ में नहीं जाता एडवांस में, ऊपर ऊपर से चीजें पूछता है, लेकिन मेंसुरेशन उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, रेलवे से ही थोड़ा ये कोरिलेट कर सकते हो आप इस चीज को। इसके अलावा रीजनिंग का भी देखो काफी अच्छा खासा वेटेज है। तो आप ये बताइए रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? क्या कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? जैसे कि इस बार नहीं, हमारे बच्चों रीजनिंग ने, में भी जी जी, जैसे अभी रीजनिंग हमारे में भी तो लास्ट टाइम तो सीजीएल की तरह ही थी रीजनिंग। सीजीएल प्री की बात कर रही हूँ ना? जी जी, प्री की। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये सीजीएल का एग्जाम देती हैं और इन्होंने क्वालिफाई भी किया है, इसलिए ये सीजीएल बोल रही हैं। तो आप ये ना समझें कि बिल्कुल सीजीएल के ही सारे क्वेश्चंस जाके पढ़ने हैं। तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने वो एग्जाम्स दिए हैं, जबकि मैंने पेपर देखा है तो हमने रेलवे के एग्जाम दिए, तब हमको भी यही लगता है कि हाँ भाई रेलवे जैसा ही है, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऐसा कुछ स्पेशल टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक वही है। फिर भी हम इनसे पूछना चाहेंगे कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए या किन टॉपिक्स को ज्यादा टच किया गया था, क्योंकि इनके टाइम में तो थोड़े कम क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चंस थे, अभी 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग की। जिसकी अच्छी खासी है वो उस बंदे के बहुत ज्यादा चांसेस हो जा रहे हैं, क्योंकि 60 मार्क्स का तो यही हो जा रहा है, और 15 मार्क्स की साइंस है, साइंस पे थोड़ा ध्यान दे लो, काम हो जाएगा उसका। तो आप बता सकती हो कुछ कि किन टॉपिक्स पे मैथ और ज्यादा ध्यान दे? रीजनिंग ही पे कमांड देना। आप एटलीस्ट अभी से ही ना दो दो सेट लगा लो या एक सेट लगा लो, अगर अभी से भी लगा लोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। रीजनिंग और मैथ में प्रैक्टिस ही कर ले, अभी थ्योरी पढ़ने से बेटर है रिवीजन और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा।
जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, रीजनिंग में जो पजल वाला पोर्शन है या फिर मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट है, ये कुछ डिफिकल्ट लेवल के आते हैं या नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि अभी नहीं, रेलवे के बहुत एग्जाम में। डिफिकल्ट नहीं। अच्छा। और बाकी मैं अब भैया प्रीवियस ईयर सेंड पैटर्न कर। तो चेंज हो ही सकता है, देखिए इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है सिलेबस अपनी नोटिफिकेशन में, बस हाँ बताया हाँ है कि थोड़ा। इसके इतने क्वेश्चंस होंगे। कुछ डिटेल एनालिसिस तो दिया नहीं है, डिटेल में बताया नहीं है कि रीजनिंग के कौन से टॉपिक होंगे कौन से नहीं होंगे। तो ऑन जनरली हम जो पढ़ते हैं रीजनिंग में, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, मिक्सिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, यही सब आपका काम करेगा। ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये तो आप इस टाइम पे ज्यादा यूट्यूब वूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है, जो भी अपना आपने नहीं, बना रखे प्रैक्टिस नोट्स करनी है। उनको रिवाइज करिए अच्छे से, और अपना रीजनिंग वाला पोर्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपने रेलवे हिस्ट्री बता दिया, इसके अलावा रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। जीके में किस टाइप के करंट अफेयर्स को ज्यादा टच करते हैं या ट्रेडिशनल चीजें ज्यादा आती हैं? नहीं, करंट अफेयर्स भी कुछ आते ही हैं, आपका बुक से रिलेटेड पूछ लेंगे या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाता है उनका, ऑथर एंड बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा जीके में आप अगर तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, या अभी कुछ करना है तो एक एसएससी परमार करके चैनल है, वहाँ से काफी मतलब आपका जीके उससे भी प्रिपेयर हो सकता है। तो आपके पास टाइम है, अगर दिन में एक या दो वीडियो देख सकते हो तो वहाँ से कवर कर लो जितना कवर कर पाओ। और अदरवाइज जहाँ से भी आपने जीके पढ़ा है लुसेंट से या कहीं से भी, तो वहाँ से आप रिवाइज कर लो। और आपका साइंस हुआ, साइंस के भी मिसलेनियस ही वो पूरा कराते हैं वीडियो, तो अच्छा। साइंस भी कवर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, साइंस में किस चीज का ज्यादा पोर्शन रहता है, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या तीनों लगभग बराबर ही रहते हैं? मतलब बायो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बट इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछते हैं अच्छे से। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, और ठीक रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है आपकी, ठीक वहां ठीक से ठीक। क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। फिर फिजिक्स में आपका ग्रेविटी हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब से क्वेश्चन आता है। यूनिट एंड मेजरमेंट से भी आ जाता है। बायो में ठीक ठीक। आपका सेल हो गया, एंजाइम्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी जुबेरिया हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे आप जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अच्छा जुबेरिया, आपके टाइम में एक थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, कि आपके कितना 120 मार्क्स का पेपर हुआ था आपके टाइम पे? 120 मार्क्स। तो आपके कितने मार्क्स थे और कितने मार्क्स पे कट ऑफ गई थी? उस टाइम तो कट ऑफ अराउंड गई थी 94 या 95 के अराउंड, मतलब 90 की सीरीज में ही कट ऑफ थी सभी कैटेगरीज के लिए। कि अच्छा। जनरल की 96 या 97 गई थी, तो उसी नॉर्मलाइज मार्क्स थे ये। उस बार लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, अच्छा, बट इस बार तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिए नॉर्मलाइजेशन थे। होगा नहीं। जी जी। अच्छा ये और बताइए, पिछली बार भी माइनस मार्किंग थी? हाँ, पिछली बार भी निगेटिव मार्किंग थी, इस बार भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अच्छा अच्छा, तो निगेटिव मार्किंग के बाद, अच्छा एक थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको मतलब क्या अंदाजा था कि आपके 120 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, और आपका नॉर्मलाइज होकर 94 हो गया है, इस तरह से मतलब कुछ अंदाजा है, या ये लग रहा है कि मैं 100 का करके आई थी 90 का हुआ? मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बढ़े थे, जिससे कि बच्चा अंदाजा लगा सकते हैं हाँ, कि मेरी शिफ्ट टफ थी भैया, तो नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स बढ़े थे। बट इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। अच्छा, अगर एक ही शिफ्ट में पेपर है तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चलिए ये वाली बात क्लियर हो जाती है। तो आपके यहाँ डीवी के लिए कितने टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया गया था? क्या उसके बाद भी फाइनल कट ऑफ लगी थी? इसके बाद भी कट नहीं ऑफ लगी नहीं, थी? फाइनल कट ऑफ नहीं, एक ही बार में? वो फाइनल कट ऑफ थी उसके बाद। हाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिंगल स्टेज पेपर था, तो सीधे डायरेक्ट आपका डीवी के लिए बुलाया गया था, और एग्जीक्यूटिव वालों का सीबीएटी हुआ था। हाँ, उनके लिए साइको एग्जाम होता है फिर। अच्छा अच्छा, तो ये हाँ, हो जाती साइको है टेस्ट बात। होता है। ठीक है। तो हमारे सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, बच्चों को कट ऑफ का अंदाजा, ये फाइनल कट ऑफ का है। लेकिन कंपटीशन आपको पता है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उसी रेशियो में सारी चीजें होती हैं। लेकिन 20 टाइम्स स्टूडेंट लेंगे, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी की है तो निश्चित तौर से आप सीबीटी 1 तो क्लियर कर ही लोगे। अच्छा, हाँ उन्होंने तो डेट दे रखी है कि सीबीटी 1 हम अगस्त में कराएंगे, जैसे उन्होंने बोला ही था, तो अब उन्होंने करा लिया है। इसी तरीके से सीबीटी 2 की भी डेट दे रखी है। तो आप लोगों को रेडी रहना होगा अपने सीबीटी 2 के लिए भी,
तो सीबीटी 1 आप दे के आइए, बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को हमारी तरफ से। और बाकी आप और कुछ इन लोगों को बताना चाहेंगे? बाकी आप लोगों ने सैलरी पूछ ली है, जॉब प्रोफाइल आप लोगों को बता चुके हैं कि लेवल 5 पे मान सकते हो आप लोग, क्योंकि 45 के आसपास लगभग इनकी सैलरी बनती है, तो काफी अच्छा खासा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव भी, और एग्जीक्यूटिव की तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। जैसे एग्जीक्यूटिव को अगर रेलवे से कंपेयर करें तो कौन सी पोस्ट के इक्विवेलेंट माना जाएगा? स्टेशन मास्टर के स्टूडेंट एएसएम कह सकते हैं आप। सैलरी तो इनकी काफी अच्छी होती है, इनका बेसिक 30,000 होता है एग्जीक्यूटिव का, बट मिला के 60 के अराउंड सैलरी बनती है। और इनके भी पर्स अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं अलग अलग तरह के। जैसे ठीक इन्हें ठीक 1 ठीक। ईयर में 70,000 मिलता है, 2 इयर्स में फर्नीचर के लिए, जो अच्छा जूनियर अच्छा। एग्जीक्यूटिव को नहीं मिलता है। और ठीक ठीक, ये बातें हो जाती हैं। अच्छा जो मेरी, हाँ ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को काफी हद तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और रात के काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और जुबेरिया को भी जाना होगा मॉर्निंग में, इसलिए हम जुबेरिया का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों को शुभकामनाओं के साथ ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर दे के आइए, और अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का आप लोगों का क्वेश्चन होता है, तो सीबीटी 2 के लिए भी हम रेडी रहेंगे। वैसे आप किस ट्रेड से, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ओपीएन, बीडी, तो आप किस में हो मतलब? मैं ओपीएन बीडी में हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा पोस्ट भी उसी की है, ओपी एंड बीडी की? पोस्ट भी इसी की है, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना भैया, वो अभी से मॉक एटलीस्ट जितने दिन भी बचे हैं ना, जैसे ओपी और बीडी का तो 25 तारीख को एग्जाम है, अभी 11 तारीख है ना, डेली एक मॉक एटलीस्ट दे दे, फुल मॉक दे दे। टाइम हो तो एक फुल मॉक दे दे, सेक्शनल देना हो दे दे, मॉक जरूर दे दे, जिससे उनकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अच्छा, मैथ्स मॉक और वगैरह कहाँ रीजनिंग के लगाना 1.5 चाहिए घंटे का मतलब? पेपर है, तो एज सच मॉक कहाँ लगाएं, कौन सी कि जहाँ टेस्ट? जिसको जहाँ सुइटेबल लग रहा है। जैसे मैं तो टेक्स्ट बुक से ही देख लिया, सीजीएल का काफी अच्छा होता है, तो वहाँ पे डीएससी का भी है। अच्छा अदरवाइज जो अच्छा। जिस जिस जगह से लगा रहा है। और ठीक है भाई, रही आप लोग बात, समझ सकते हो। और एवरग्रीन है, टेक्स्ट बुक तो सबके पास ही रहता है, तो आपके पास वो होगा। जाओ डीएफसीसीआईएल का सेलेक्ट करो, वहां पे आपको एग्जाम्स जो है जितने भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, और वहीं पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, पेपर भी मिल जाएंगे, तो आप जाके लगाइए। और काफी हद तक आप लोगों को पहले भी बेनिफिट हुआ होगा वहां से टेस्ट सीरीज अगर लगाई होगी तो। क्यों जुबेरिया? क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी टेक्स्ट बुक से या किसी से भी, तो उस चीज का बेनिफिट तो आप लोगों को मिला होगा ना एग्जाम में। मतलब क्वेश्चंस उसी टाइप के आ रहे थे, क्वेश्चन फंस रहे हैं, या टेस्ट सीरीज लगाने का कोई फायदा नहीं है? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि भैया इस टाइम में टेस्ट सीरीज लगा के क्या करूंगा। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो? आवाज नहीं आ रही है क्या जुबेरिया? आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज इस टाइम पे बच्चा लगाएगा तो उसको बेनिफिट है, या बच्चे लास्ट टाइम पे ये कहते हैं कि नहीं मैं रिवीजन ही करूंगा बस हो गया? बताइए। हाँ, क्या कह रहे भैया, अब आप फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ इस टाइम पे अगर बच्चा टेस्ट सीरीज लगाता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, या सिर्फ रिवीजन से काम चलेगा? नहीं, रिवीजन और अभी क्या कहते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी लगाइए, बिल्कुल लगाइए। टाइम है तो लगा लीजिए, एक मॉक एटलीस्ट दे दीजिए। सेक्शनली आप दे दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो आप मैथ और रीजनिंग का दे दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, तो आप इन्हें लास्ट टाइम कुछ बताना चाहती हो तो बता दो, कि जिससे कि बच्चे मतलब कुछ टिप्स लास्ट टाइम पे जिससे अपनाएं ये तो काम हो जाए। कितने घंटे का पेपर है इनका, 90 मिनट्स का? 90 मिनट्स का पेपर है। अच्छा। 90 मिनट्स का पेपर है, आपको ज्यादा टाइम की दिक्कत नहीं होगी। अगर लेंदी पेपर आता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाए, इसीलिए अगर मैथ और रीजनिंग लेंदी हो गया तभी टाइम की शॉर्टेज पड़ेगी, इसलिए आप एक सेक्शनल तो लगाओ ही डेली इसके लिए, मैथ और रीजनिंग का। और हाँ साइंस इस बार जीके की बात रही, साइंस में ये आप जहाँ से आपने बुक पढ़ी है, जो भी बुक पढ़ी है वो रिवाइज कर लो, अदरवाइज पेनिसिया पे साइंस के लेक्चर्स पढ़े हैं वो देख लो, वो भी काम के हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। और उसके बाद हिस्ट्री के लिए, रेलवे हिस्ट्री और डीएससी के लिए पीडीएफ अगर है तो वो रिवाइज कर लीजिए लास्ट टाइम में।
तो स्टूडेंट्स ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर हो जाती है कि किस तरह से आप लोगों को चीजें करनी है, क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए 90 मिनट्स का पेपर है और अगर 30 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग आ रही है तो एक स्ट्रेटेजी हमारी तरफ से ये है कि भाई जो क्वेश्चंस पहली बार में होते जाए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना, अदरवाइज किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि मैं कर लूंगा और फिर एक एक क्वेश्चन पे आप 1.5 मिनट 2-2 मिनट लगाओगे तो आपके पास टाइम बचने वाला नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा है कि अगर मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन है, वैसे तो आप अपनी सुविधा के अनुसार करें, लेकिन जैसे हिस्ट्री है, जीके है, साइंस है, ये वाला जो क्वेश्चन देखो 1 मार्क्स का हर कोई एक क्वेश्चन है, लेकिन इनके जो क्वेश्चन है जीके, रीजनिंग, जीके और हिस्ट्री, जो आपकी रेलवे वाली हिस्ट्री आ रही है या साइंस, इनके जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे कि एक बार देखो हो जाएगा काम, न्यूमेरिकल भी आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तो पहले आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट करके जल्दी से फिर रीजनिंग मैथ्स को करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपका मन है, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करते हैं तो मेरी ओर से ये सलाह है कि आप जल्दी से निकल के जाएं। ये नहीं है कि किसी क्वेश्चन में रुके और पहले पूरे पेपर को एक बार देख लें, उसके बाद ही सेकंड राउंड में बाकी चीजों पे अड़े या लड़ने की कोशिश करें, अदरवाइज सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाते हैं उन बच्चों के जो पूरे पेपर को नहीं देख पाते। इसलिए पूरा पेपर देखना कंपलसरी है। बाकी जुबेरिया मैम लास्ट में आपको जो बताना चाहती है बता सकती है, इंटरव्यू काफी लंबा हो गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे साथ हैं, आगे भी आप लोगों के डाउट्स होंगे सीबीटी 2 को लेके किस तरीके से तैयारी करनी है क्या है, तो उसके लिए भी हम इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि इन्होंने अपना रात में भी टाइम दिया मेरे को, और ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं सिलेक्शन के बाद भी, और इन्होंने अगर हमें टाइम दिया है दोबारा से तो इनका भी थैंक यू आप बोलिएगा। और बाकी भाई हम लोग तो आपकी सेवा में तत्पर हैं ही। बाकी जुबेरिया आप लास्ट टाइम कुछ बोलना चाहती हो तो बोल दो, बाकी एंड करते हैं इसको। और आई होप कि काफी अच्छा नहीं, रहा होगा सेशन, और इस तरीके के सेशन हम लोग ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के साथ भी अभी इनिशिएट करने वाले हैं। जितने हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सबके इंटरव्यू हम लाना स्टार्ट करेंगे। वो हम इसलिए नहीं ला रहे हैं अभी कि बच्चों में ज्यादा क्रेज नहीं है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, और निश्चित तौर से जब वैकेंसी नहीं होती है तो बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो और दूसरी चीज एक बात और मैं बता दूं, जो स्टूडेंट एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट की जा रही है। चलिए फिर जुबेरिया जी बता दीजिए, आप लास्ट टाइम कुछ बोल दीजिए ऑल द इनको। वेरी बेस्ट सभी को। बस रिसोर्सेज बताई दिया है, वहीं से आप पढ़ लो, काम हो जाएगा। बस पेशेंट रहो, काम होके जो 10-12 दिन बचे हैं अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर ले, तो आराम से निकल जाएगा। स्क्रीनिंग है, टेंशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से फिर अपना सीबीटी 2 के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाना। ठीक है भैया, इतना अच्छे से पेपर करके आना है कि सीबीटी 2 के लिए सोचना ना पड़े कि भैया मैं करूं या ना करूं तैयारी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीबीटी 1 दे के आएंगे, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, वो सोचते रह जाते हैं, फिर सीबीटी 2 की डेट आ जाती है। इस तरह से मेरे साथ भी हो रखा है। तो इस तरह के कंफ्यूजन में अगर नहीं रहना है तो आप अच्छे से तैयारी कर लो और ऐसा पेपर दे के आओ कि आपको सीबीटी 2 की टेंशन ना रहे और आप अपनी तैयारी निश्चित तौर से सीबीटी 2 की स्टार्ट कर सको कि मेरा सीबीटी 1 तो निकल ही जाएगा, इतने कॉन्फिडेंट रहना है। रात के 23:57 हो चुके हैं, इसलिए हम विदा चाहेंगे। और फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को इतना टाइम दिया, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप हमसे जुड़े रहते हैं, और बाकी अगर हमें जरूरत होगी तो हम आगे भी आपकी हेल्प लेंगे। क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, मतलब हमारे बच्चों को हेल्प करेंगी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है भाई, और चलो ठीक है, इस सेशन को एंड करते हैं। ओके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आप लोग अपना एग्जाम देके आइए और बताइएगा किस तरह की चीजें रहती हैं क्या है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी और के साथ। थैंक यू सो थैंक यू मच। भैया। थैंक यू जुबेरिया।